हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे हमारा नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ऑसिलेशन वेव्स ये दो चैप्टर हैं। पहले है चैप्टर नंबर 14 विच इज ऑसिलेशंस। तो आज हमारा ऑसिलेशन स्टार्ट होगा। ऑसिलेशन में द फर्स्ट टॉपिक विच वील बी डूइंग टुडे इज अ वेरी सिंपल थिंग, बहुत बेसिक है। इसका नाम है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है? पीरियोडिक, जो अपने आप को एक फिक्स पीरियड में काम करे, जो एक फिक्स्ड पीरियड के अंदर रिपीट करे, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। एनी मोशन, स्टेटमेंट वाइज, एनी मोशन which repeats itself after a fixed interval of time is called periodic motion। ऐसा मोशन जो अपने आप को फिक्स टाइम के बाद रिपीट करता है उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। वो पीरियोडिक मोशन आपका अर्थ का रेवोल्यूशन अपनी एक्सिस के अबाउट हो सकता है, वो पीरियोडिक मोशन अर्थ का रोटेशन अबाउट सन हो सकता है, वो पीरियोडिक मोशन पेंडुलम का रोटेशन हो सकता है, वो पीरियोडिक मोशन स्प्रिंग का मोशन हो सकता है। ये सब क्या है? पीरियोडिक मोशन। सो एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम क्या नाम देते हैं? पीरियोडिक मोशन। ये तो बेसिक चीज थी। इसके बाद सेकेंड जो टाइप का मोशन हम बात करेंगे, इसका नाम है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन जो टू एंड फ्रो हो या फिर बैक एंड फोर्थ हो, उसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। टू फ्रो तो मालूम है आपको, बैक फोर्थ वो स्प्रिंग वाला। सो एनी टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन और बैक एंड फोर्थ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। हम इसी की डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? टू एंड फ्रो मोशन हो या बैक एंड फोर्थ मोशन हो, यह क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन। जैसे पेंडुलम वाला, इधर से कॉर इधर गया फिर इधर चला गया, तो ये टू एंड फ्रो मोशन हो गया। ये मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक। सो अगर आप एनर्जी लॉसेस कंसिडर नहीं करते तो हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होगा। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, बट every periodic motion is not oscillatory। हां कि ना? हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है। जैसे पेंडुलम का मोशन, स्प्रिंग का मोशन, ये सब क्या है? पीरियोडिक है। बट हर पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं है। जैसे अर्थ का रोटेशन, वो पीरियोडिक है बट वो ऑसिलेटरी नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया? सो ये आपका बेसिक है ऑसिलेटरी मोशन का। अब हम इसी की डिटेल्स पे आते हैं। सबसे पहले इसमें आता है हार्मोनिक ऑसिलेशन। बहुत ध्यान से देखिएगा। हार्मोनिक ऑसिलेशन। हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होता है? मैथमेटिकली देखते, इसको थियोरेटिकली देखते हैं। कहता है हार्मोनिक ऑसिलेशन is that oscillation which can be expressed in terms of single harmonic function। सिंगल हार्मोनिक। हार्मोनिक का मतलब वो होता है जो कि आपका पीरियोडिक भी हो और कंटिन्यूअस भी हो। मतलब कहीं पे भी नॉट डिफाइंड वैल्यू ना आए, ऐसा फंक्शन। मतलब हम सिंपल साइन एंड कोसाइन फंक्शंस की बात करते हैं। अभी प्रूफ भी करूंगा, जो मैं एक्सप्रेशंस लिख रहा हूं अभी प्रूफ भी करूंगा। जनरल एक्सप्रेशन इसका क्या है? इसको हम ऐसे लिखते हैं,
y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये w नहीं है ओमेगा है, या फिर y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। ये दो फॉर्म्स में होता है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी या फिर y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। इसमें y जो मैंने लिखा ये है डिस्प्लेसमेंट एट टाइम स्मॉल टी, इस टी टाइम पे। ये जो मैंने a लिखा इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जो ओमेगा लिखा इसका नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जो आपने सर्कुलर मोशन में एज एन एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा था वही बात है। 2 पाई बाय टी, इस कैपिटल टी को बोलते हैं टाइम पीरियड। अब इन सब चीजों का मतलब क्या है वो समझो। पहला साइन फंक्शन की मैं बात करता हूं। y विथ टाइम, डिस्प्लेसमेंट, ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। अगर पार्टिकल का मोशन इस ग्राफ के रिप्रेजेंट करे कि स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट 0 है, धीरे धीरे बढ़ के मैक्सिमम पहुंची, फिर कम होके 0 हो गई, फिर दूसरी साइड मैक्सिमम पहुंची, फिर कम होके 0 हो गई। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी का। अभी मैं प्रूफ भी करूंगा थोड़ी देर में। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी का ये ग्राफ है। इसमें a होता है ये एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये ग्राफ है, ये मोशन ऐसा नहीं है कि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, नहीं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि पहले डिस्प्लेसमेंट 0 है, बढ़ रही है, फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुई, फिर कम हुई, फिर 0 हो गई, फिर उल्टी डायरेक्शन में बढ़ रही है, मैक्सिमम हुई, कम होके वापस 0 हो गई। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये फंक्शन, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है ये इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। इसमें y और स्मॉल टी तो समझ में आ गया और a भी समझ में आ गया। कैपिटल टी कहां है? ओमेगा में। वो होता है ये टाइम, 0 से कैपिटल टी, फुल टाइम, एक कंप्लीट साइकिल का टाइम। टाइम पीरियड कहलाता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम है उसको हम क्या नाम देते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। पता है ना आपको? फ्रीक्वेंसी किस में मेजर होती है? हर्ट्ज में, ठीक, या फिर पर सेकंड में। ध्यान है ये बात? अच्छा, इसमें ये हो जाता है t/2 हाफ साइकिल, यहां टाइम होता है t/4, यहां टाइम होता है 3t/4। ग्राफिकली समझ में आया? अब इसको कॉन्सेप्चुअली समझो। सपोज ये पेंडुलम है, आप कहोगे सर ये कहां पेंडुलम है? समझ लो, ये एक थ्रेड है, यहां पे एक बॉब हैंग कर रहा है, ठीक। अब इस पेंडुलम को मैंने इधर जर्क दिया, ये स्टार्टिंग में अपनी सेंट्रल पोजीशन पे, रेस्ट पे होता तो ये ऐसे ही होता, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट शुरू में 0 है। ऑसिलेटरी मोशन में डिस्प्लेसमेंट इज नॉट मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट टू द पॉइंट वेयर द पार्टिकल इज। It is not at all measured from initial point to final point. It is measured from equilibrium point to the point where the particle is. ये अभी कोसाइन में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, पहले अभी साइन में समझो। ये स्टार्टिंग है, यहां डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है। मैंने जर्क दिया, ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गई। मतलब ग्राफिकली देखो, 0 से t/4 का टाइम, ग्राफ पे देखो 0 से t/4 का टाइम, पहले 0 डिस्प्लेसमेंट थी, बढ़ते 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 मैक्सिमम पहुंच गई एम्पलीट्यूड। ये इस वक्त एम्पलीट्यूड पे, तो ग्राफ में वो 0 से t/4 टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद आप ये टॉप पे जाके रुकेगा, वापसी आएगा, वापसी आ रहा है, मैक्सिमम से वापस 0 पे आया, तो ये क्या हो गया? एक्सट्रीम से वापस, तो t/4 टाइम से t/2 टाइम तक। फिर ये इधर ओवरशूट करके जाता है, नेगेटिव एम्पलीट्यूड, नेगेटिव मैक्सिमम, फिर वापस 0, बन गई साइकिल पूरी। ये कंप्लीट ऑसिलेशन हो गई। तो 0 से मैक्सिमम t/4 मैक्सिमम से वापस 0, t/2 से नेगेटिव मैक्सिमम 3t/4 तक, 3t/4 से वापस t तक, ये वापस 0 पे आ गया। सो जो मैंने पेंडुलम वाला केस लिया, उसमें ये सेक्शन, ये पहला सेक्शन,
ये है 0 से एक्सट्रीम तक, ये वाला है एक्सट्रीम से वापस 0 तक, ये 3t/4 तक है 0 से नेगेटिव एक्सट्रीम तक, और ये वाला है, ये वाला सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस 0 तक। समझ में आया? ये कंप्लीट ऑसिलेशन हो गई। सेम गोज विद द योर स्प्रिंग वाला केस। सेंट्रल पोजीशन पे स्प्रिंग, 0 डिस्प्लेसमेंट, खींच के आपने कॉर्नर तक गया, एक्सट्रीम पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वापस आया सेंट्रल पोजीशन, ओवरशूट किया, नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर वापस 0। तो वो ग्राफ से अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो ये ग्राफ बनता है। दिस इज द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। इट इज नॉट द मोशन कि पार्टिकल पहले ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है ना, वेव नहीं फॉर्म हो रही, पार्टिकल वेव की तरह नहीं मूव कर रहा। ये क्या है? सिर्फ ग्राफ है उसकी डिस्प्लेसमेंट का, कि पहले डिस्प्लेसमेंट कम है, बढ़ते 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 मैक्सिमम हुई, फिर कम होते 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 0 हुई, फिर बढ़ते बढ़ते नेगेटिव मैक्सिमम हुई, फिर कम होते होते वापस 0 बन गई। ये सिर्फ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। ठीक, तो ये था जब वो 0 से शुरू होके मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, 0 से नेगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम वापस 0, ये वाला। पर अगर वो स्टार्ट ही मैक्सिमम से हो, मैंने कोने तक खींच लिया और अब छोड़ा, अब ये रिप्रेजेंट करता है कॉस का ग्राफ। कॉस का ग्राफ, पार्टिकल का ग्राफ कोसाइन वाला कैसा होता है? होता है y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। एक्सट्रीम से शुरू होता है, ये एक्सट्रीम से पहले 0 पे पहुंचता है, 0 से नेगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम से 0, और फिर वापस पॉजिटिव एक्सट्रीम। ऐसा ग्राफ होगा तो ये क्या कहलाता है? कॉस। 0 ये t टाइम, ये आधा टाइम, ये t/4, ये t/3t/4, ये डिस्प्लेसमेंट विद टाइम होगा, तो ये y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t रिप्रेजेंट करेगा। ये कैसा हुआ जी? देखो सामने, स्टार्टिंग में वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, आप कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट तो स्टार्टिंग से ही मेजर होता है। मैंने बोला ना, डिस्प्लेसमेंट मेजर कहां से होता है? सेंट्रल पोजीशन से। अब मैं स्टार्ट ही यहां से कर रहा हूं, तो शुरुआत के टाइम पे वो ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड है, सेंट्रल पोजीशन से वो ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड है। तो स्टार्टिंग में ही आपके पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, विच इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड। छोड़ दिया, 0 पे आया, तो 0 से t/4 रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से 0, फिर 0 से नेगेटिव मैक्सिमम, फिर नेगेटिव मैक्सिमम से 0, फिर 0 से वापस पॉजिटिव मैक्सिमम। तो अपनी स्टार्टिंग फेज पे जब वो कंप्लीट आता है, वो कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होती है। तो 0 से मैक्सिमम से पहले वो पहुंचा 0 पे, 0 से पहुंचा नेगेटिव मैक्सिमम पे, नेगेटिव मैक्सिमम से वापस 0 पे, और फिर उसके बाद वापस पॉजिटिव मैक्सिमम पे। दिस इज एम्पलीट्यूड विच इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई? क्लियर? ये था आपके पास सिंपल साइन एंड कोसाइन फॉर्म, सिंपल साइन एंड कोसाइन फॉर्म। ठीक है, अब एक और बात, नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन कौन सा होता है? हार्मोनिक तो समझ में आ गया, नॉन हार्मोनिक क्या होता है समझ लो। नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन is that oscillation which cannot be expressed in terms of single harmonic function। सिंगल फंक्शन से ना रिप्रेजेंट कर पाऊं, मल्टीपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस को जोड़ दो, मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more हार्मोनिक फंक्शंस, दो से ज्यादा हार्मोनिक फंक्शंस का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला y इज इक्वल टू लेट्स से 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 7 कॉस 4 ओमेगा टी। माइंड इट, ये ओमेगा डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये ओमेगा सेम है
तो वो हार्मोनिक हो जाता है। अगर सबका ओमेगा सेम होता तो वो हार्मोनिक होता। अभी आगे और आऊंगा उसकी डिटेल पे, ठीक है। तो सिंगल साइन या कोसाइन की फॉर्म में होगा तो वो क्या होता है, हार्मोनिक। मल्टीपल जुड़ जाए तो वो नॉन हार्मोनिक आ जाता है। बट ऑब्वियसली क्योंकि ये साइन और कॉस एंड साइन और कॉस पीरियोडिक होते हैं, ये पीरियोडिक तो होगा, ये पीरियोडिक होगा विथ टाइम पीरियड। अभी न्यूमेरिकल्स में भी करेंगे इसको, विथ टाइम पीरियड एज एलसीएम ऑफ टाइम पीरियड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो तीन है इनमें तीनों से टाइम पीरियड निकालोगे और तीनों के टाइम पीरियड का एलसीएम जो लोगे वो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड। अभी न्यूमेरिकल्स में करके दिखाऊंगा। इतनी बेसिक बात समझ में आ गई। सो हार्मोनिक ऑसिलेशन कौन सा होता है, ऐसा ऑसिलेशन जिसको आप सिंगल साइन या कोसाइन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। ठीक जी, मैंने आपको नोट्स में से कुछ टॉपिक कराए हैं, मैं लिख रहा हूं, वीडियो पॉज करोगे, पहले वो नोट्स में से टॉपिक पढ़ोगे। नोट्स में मैंने आपको फर्स्ट 2 पेजेस कराए हैं। आपको टॉपिक नंबर 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, ये 4 टॉपिक अभी पढ़िए, वीडियो पॉज कर दीजिए। ये 4 टॉपिक तमीज से पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, जितना आप लिखेंगे उतना याद होगा। अगर आप पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, याद कर चुके हैं, तब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पीरियोडिक फंक्शन। मैंने क्या बोला, हार्मोनिक क्या होता है, जो कि फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है, वो उसको पीरियोडिक भी होता है। जो हार्मोनिक है वो पीरियोडिक भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। कंटिन्यूअस कौन सा होता है, जिसमें कहीं नॉट डिफाइंड नहीं आता। फॉर द टाइम भी ये याद रखो। सो पीरियोडिक फंक्शन कौन सा होता है, ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू रिपीट करे। मतलब जो मैंने साइन और कॉस यूज किया वो पीरियोडिक होने चाहिए। देखते हैं। सो पीरियोडिक फंक्शन कौन सा होगा, मैथमेटिकली आप थियोरेटिकली इसको लिखते हो, इट इज अ फंक्शन whose value repeat after a fixed interval। एक फिक्स टाइम के बाद जिसकी वैल्यू रिपीट कर जाए उसको आप क्या बोलते हो, उसको बोलते हो पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है। अब मैंने बोला साइन और कॉस जो है वो पीरियोडिक है। लेट्स सी क्यों पीरियोडिक है। फंक्शन मेरे पास था ए साइन ओमेगा टी, देखते हैं ये पीरियोडिक है कि नहीं। ए साइन ओमेगा टी पीरियोडिक है कि नहीं। पीरियोडिक होने का मतलब मैंने क्या बोला, फिक्स्ड इंटरवल के बाद टाइम की इसकी वैल्यू रिपीट होनी चाहिए। मतलब फंक्शन की वैल्यू टी प्लस कैपिटल टी टाइम पे, कैपिटल टी टाइम के बाद सेम वैल्यू आनी चाहिए। लेट्स सी सेम आती है कि नहीं। ए साइन ओमेगा टी की जगह आ गया टी प्लस कैपिटल टी। ठीक है जी, फंक्शन यही करते हो ना। ए साइन ओमेगा हुआ 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी। मानते हो जी। बाद वाली टर्म में कैपिटल टी कट गया, ये हो गया ए साइन, इसको वापस ओमेगा ही लिख दिया प्लस 2 पाई। साइन 360 प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो ये हो गया ए साइन ओमेगा टी, एफ टी के इक्वल आ गया, वैल्यू रिपीट कर गई। ठीक है। सेम अगर कॉस होता, कॉस भी 360 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, वो भी रिपीट करती वैल्यू। सो सिंगल साइन एंड कोसाइन फंक्शंस क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। ठीक है। इसी तरह से इसका एक एग्जांपल और देखो। सपोज आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन होता ऑफ साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी, वो भी पीरियोडिक होता है, उसका भी टाइम पीरियड वही होता है जो इंडिविजुअल है। उसका एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हो वो कैसे बताता हूं, वो देखते हैं। मैंने अभी ऊपर एक टर्म आपको बताई थी, मैंने बताया था कि जो हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स के वो डिफरेंट होते हैं, फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होती हैं। बट इसमें अगर कॉन्स्टिट्यूएंट की फ्रीक्वेंसी सेम है तो वो हार्मोनिक की कैटेगरी में आता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास होता, मैं वेरिएबल्स की फॉर्म में करता हूं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। सपोज ये होता,
मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करता, मैं इसको कैसे साइन वाइन की फॉर्म में लाता, मैं क्या करूंगा, इसमें अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड। लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। जो साइन के साथ वाली टर्म है उसको कॉस सोच लो, तो कॉस के साथ वाली अपने आप साइन बन जाएगी, मतलब ये वाली टर्म को मैंने कॉस फाई ले लिया, ये ऑटोमेटिकली साइन फाई आ जाएगा। अब करके देख लेना। सो ये मेरे पास बना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी एज इट इज कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी एज इट इज साइन फाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या लिख सकते हो, साइन ए प्लस बी, सो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इस फॉर्म को हम आगे अभी 5 मिनट में और एलैबोरेट करेंगे। ध्यान अभी क्या रखना है, ये क्या बन जाएगा, एम्पलीट्यूड, और यही क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो टी के साथ है। ठीक है, जैसे मैं नंबर्स के साथ एग्जांपल लेता हूं, आपको और क्लियर होगा। y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस रूट 3 कॉस ओमेगा टी, आपको ये दिया हुआ है। कहता है इसका एम्पलीट्यूड निकालो, क्या होगा, कोई बात नहीं, एम्पलीट्यूड निकालना है। मैंने क्या बोला, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड। दोनों का पहले चेक करो, फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा है, दूसरे में भी ओमेगा है, हाँ ठीक है, ये हार्मोनिक होगा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह 1 है, बी की जगह रूट 3 है, तो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना हुआ, रूट 4, रूट 4 माने 2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, सो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, हाफ साइन ओमेगा टी प्लस रूट 3/2 कॉस ओमेगा टी। साइन के साथ वाले को कॉस बनाओ, साइन ओमेगा टी एज इट इज लिखो, हाफ होता है कॉस 60 कॉस π/3, कॉस ओमेगा टी ऐसे ही रूट 3/2 साइन π/3। क्या बचा, 2 साइन ओमेगा टी प्लस π/3। एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 2 यूनिट्स। ठीक बेटा, समझ में आ गया। सो दिस इज योर हार्मोनिक ऑसिलेशन। क्लियर। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी डिफिकल्ट था, अब सिंपल है। पहले स्टेटमेंट, फिर डिफरेंस भी बताता हूं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, हम इसे हर जगह SHM लिखेंगे, पूरा चैप्टर अब यही है, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा होता है, स्टेटमेंट देखते हैं पहले। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ periodic motion in which a particle moves to and fro about a mean position under the restoring force। एक फोर्स एक्ट करती है which is always directed towards the mean position and whose magnitude is directly proportional to the displacement from mean position।
ठीक जी। मैंने बोला एक ऐसा मोशन जिसमें फोर्स एक्ट करे विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और माइनस साइन साथ में लगा दिया। माइनस साइन का मतलब वो फोर्स नेगेटिव, मतलब डिस्प्लेसमेंट से उल्टी डायरेक्शन में हो, मीन पोजीशन से जब वो दूर जाएगा तो उसे वापस खींचेगी, जब पास आएगा तो उसे दूर धकेलेगी, रिटार्ड करेगी, सॉरी एक्सेलरेट करेगी। अभी एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो ऐसा मोशन जिसमें फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट एंड हुज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, उसको हम क्या नाम देते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो F इज इक्वल टू माइनस के वाई, जिसमें होगा वो SHM कहलाएगा। इस K को हम नाम देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग नहीं है यहां पे, इसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब इसमें और हार्मोनिक ऑसिलेशन में क्या फर्क है वो देखो। हार्मोनिक होता है, हार्मोनिक ऑसिलेशन इज एनी ऑसिलेशन दैट इज पीरियोडिक। बट उसमें जरूरी नहीं है कि फोर्स्ड प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बोला ऐसा मोशन जो अभी मैंने साइन को साइन बोला ना, वो ऐसा भी हो सकता है, स्क्वायर वेव फॉर्म में भी हो सकता है, ये भी हार्मोनिक होगा, पर ये सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। ठीक है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन वही होगा। SHM कैटेगोरिकली सिर्फ साइनोसॉइडल होगा, मतलब साइन या कोसाइन फॉर्म में होगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हार्मोनिक को भी आप साइन कोसाइन में कर सकते हो, बात ठीक है, बट हार्मोनिक को आप और फॉर्म्स में भी लिख सकते हो। हार्मोनिक को आप स्क्वायर वेव फॉर्म, सॉटूथ फॉर्म, ये अलग अलग फॉर्म्स आप बड़े होके पढ़ोगे, हार्मोनिक उस कैटेगरी में भी आ जाता है। बट सिंपल हार्मोनिक स्पेसिफिकली सिर्फ किस फॉर्म में होता है? साइन और कोसाइन की फॉर्म में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? अब इसको डिटेल में समझने के लिए हम सर्कुलर मोशन की मदद लेते हैं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, और अभी तक जितने एक्सप्रेशंस मैंने लिखे उन सबके प्रूफ कराऊंगा यहां पे। सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है पता है आपको? जब बॉडी गोल घूमती है, जरा ध्यान दीजिए प्लीज। सपोज आपके पास ये एक सर्कुलर है, सर्कल है। अब ये एक्सिस बना दी मैंने इसकी, ध्यान से देखिएगा बेटा। ठीक, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, मैं अगले दो टॉपिक्स मिक्स करके करा रहा हूं, डिटेल में होंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां पे मैंने एक्सटेंड कर दी एक्सिस, इधर भी मैंने एक्सटेंड कर दी एक्सिस। ठीक, पे वेरी केयरफुल अटेंशन, पार्टिकल इस पॉइंट पे। ठीक है, मतलब उसका वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। उसका एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या है? ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैक्सिमम। मानते हो? मतलब उसका एक्स क्या है? ये जो मैं बना रहा हूं, ये डिस्प्लेसमेंट बना रहा हूं एक्स एक्सिस के अलोंग, ये डिस्प्लेसमेंट बना रहा हूं वाई एक्सिस के अलोंग। ए यहां पे है वो। जब पार्टिकल इस पॉइंट पे आया, इट मींस उसका इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग, और उसका इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ वाई एक्सिस के अलोंग। मानते हो? मतलब 0 से बढ़ते बढ़ते जब वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट 0 से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा। इस पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा तो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? ये मैं कर क्या रहा हूं जरा ध्यान दो। दोबारा अभी इस डायग्राम पे वापस आता हूं। ये सर्कल था, दोबारा बना दो, गंदा बन गया।
ये सर्कल था, इस सर्कल में स्टार्टिंग में पे अटेंशन, वाई एक्सिस का दिखाता हूं, जीरो डिस्प्लेसमेंट पे था वाई एक्सिस की। जब वो यहां पहुंचा तो इतना वाई का डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहां पहुंचा तो इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहां पहुंचा तो इतना वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहां पहुंचा तो इतना हो गया, यहां पहुंचा तो मैक्सिमम वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट हो गया, हाँ कि ना। आगे गया तो वाई एक्सिस का इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, इधर आया तो वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट और कम हो गया, वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट और कम हो गया। मतलब अगर मैं वाई एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, मतलब मैं उसका मोशन एक्स एक्सिस पे कंसीडर कर रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनो, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस से ऊपर की तरफ, बट मोशन कहां कंसीडर हो रहा है, एक्स एक्सिस पे। मतलब प्रोजेक्शंस कहां पे ले रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस पे। सो डिस्प्लेसमेंट बढ़ते 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 मैक्सिमम तक पहुंचा, फिर जब वो सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ आया, डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कम होते होते जीरो पहुंचा। मतलब पहले वाई को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेगेटिव में पहुंचा, थर्ड क्वाड्रेंट में जब आया तो वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव में पहुंचा और फिर पॉजिटिव हो गया, मतलब ऊपर की तरफ उठ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो ये जो ग्राफ मैंने बनाया है वाई एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट है, पहले ये डिस्प्लेसमेंट है, फिर 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 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गई, फिर ये कम होती जा रही है, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गई, फिर कम होके जीरो हो गई। इसी तरह से एक्स एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट, स्टार्टिंग में एक्स एक्सिस में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं थी, फिर कम होती जा रही है, सॉरी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थी स्टार्टिंग में, फिर डिस्प्लेसमेंट कम होती जा रही है, जीरो हो गई एक पॉइंट पे आके, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम हो गई, फिर जीरो, फिर कम हो गई, जीरो हो गई, और फिर पॉजिटिव में मैक्सिमम वापस हो गई। समझ में आया? सो बेसिकली मोशन तो ये सर्कुलर है, मोशन तो सर्कुलर है, बट डिस्प्लेसमेंट्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की वो इन ग्राफ से रिप्रेजेंट होती हैं। दोबारा देखो एक बात, यही सर्कल है, इस सर्कल में बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं वाई से पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, जीरो डिस्प्लेसमेंट, बढ़ती जा रही है डिस्प्लेसमेंट, यहां तक पहुंच गया, मतलब पहले वो इधर था, उसका प्रोजेक्शन, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर जब वो इधर पहुंचा तो प्रोजेक्शन इधर हो गई, इधर पहुंचा तो प्रोजेक्शन इधर हो गई, इधर पहुंचा तो प्रोजेक्शन इधर हो गई, इधर पहुंचा तो मैक्सिमम हो गई, फिर वापसी आया, जब वो नीचे जा रहा है तो ये फिर प्रोजेक्शन इधर हो गई। मतलब वो सेंट्रल पोजीशन के अबाउट उसकी प्रोजेक्शन क्या हो रही है, पहले इस तरफ जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर वापस आ रही है, फिर इधर जा रही है, मतलब इसके अबाउट उसकी डिस्प्लेसमेंट का क्या हो रहा है, एसएचएम हो रहा है कि नहीं हो रहा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने क्या बोला, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक सेंट्रल पॉइंट के अबाउट होता है, एक पॉइंट के अबाउट वो लेफ्ट राइट ऐसे घूमता रहता है, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? मतलब इस सर्कल को हम नाम देते हैं, ये जो मैंने सर्कल बनाया है जिसमें मैं सारी डिस्प्लेसमेंट्स वगैरह मेजर कर रहा हूं, इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ रेफरेंस। अब सर्कल ऑफ रेफरेंस से अब बहुत कुछ निकाल सकते हो, जैसे ये एक सर्कल ऑफ रेफरेंस है, पहले तो बेसिक एक बार दोबारा देखो, ये सर्कल ऑफ रेफरेंस है, इस सर्कल ऑफ रेफरेंस को अगर मैं ये सारे पॉइंट्स देखूं तो ये सारे पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब वो यहां तक पहुंचा तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सारे पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ ये वाले पॉइंट्स कहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये चार क्वाड्रेंट्स में डिस्प्लेसमेंट हम मेजर कर सकते हैं, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये फोर्थ, ये चार क्वाड्रेंट्स है, तो ये सारे सेक्शन पॉइंट्स क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की रिप्रेजेंटेशन, ये सेकंड क्वाड्रेंट की, ये थर्ड क्वाड्रेंट की, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट की। ठीक, अब ध्यान दो, यही सर्कल है, इसी सर्कल में अगर मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ की, ये डिस्प्लेसमेंट विद टाइम ग्राफ था,
सपोज मैंने बोला ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो पार्टिकल यहां पे है, एसएचएम कर रहा है, वाई का डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना रहा हूं, इस पॉइंट पे पार्टिकल पहुंचा तो इसका मतलब वो यहां पे है। सो बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट है ना, वाई डिस्प्लेसमेंट, ये एंगल जो है जो वो स्टार्टिंग पॉइंट से बनाता है, ये होता है ओमेगा टी। अब ये क्यों होता है ओमेगा टी? ओमेगा क्या है? ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज एंगल मेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ओमेगा एंगल बन रहा है, तो टी सेकेंड्स में कितना एंगल बनेगा? ओमेगा टी। वो एंगल कहां बनेगा? सर्कुलर मोशन में बनेगा, इस ग्राफ में नहीं, सर्कुलर मोशन में, मतलब सर्कल ऑफ रेफरेंस में। सो ये y है, ये एम्पलीट्यूड है, जो रेडियस है इसका वो एम्पलीट्यूड है। सो आप लिख सकते हो y बाई ए, इस ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में आप लिख सकते हो y बाई ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो y कितना हो गया? a साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, आ गया साइन का ग्राफ। अच्छा जी, अगर ये ऐसे ना होता, सपोज ये सर्कल ऐसे होता, और पार्टिकल एक्सट्रीम से शुरू होता, मतलब ये मैं उस टेढ़े को सीधा बना के दिखा रहा हूं, तो वो यहां से शुरू हो रहा है बेसिकली। ये है पोजीशन जब टाइम 0 है, स्टार्टिंग पोजीशन से ही मेजर होता है। ये सारे पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट के होते हैं, जो ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, ये वाला पॉइंट। सो ओमेगा टी एंगल कौन सा होगा? ये होगा ओमेगा टी एंगल, ये ओमेगा टी एंगल होगा। अच्छा जी, स्टार्टिंग पॉइंट से ये डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल, ये डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल, ये ओमेगा टी, तो ये एंगल ओमेगा टी, ये एम्पलीट्यूड। अब इस ट्राइंगल में आप लिख सकते हो y बाई ए इज कॉस ओमेगा टी, तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है a कॉस ओमेगा टी। जो मैंने सबसे ऊपर एक्सप्लेन किया था, एक बार उसको दोबारा बना देता हूं, वो इजी भी रहेगा आपको समझना। ये सर्कल था, ये y वाली डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ था, और इधर x प्रोजेक्शन का ग्राफ था। तो यहां पे अगर पार्टिकल था, मतलब वो इस पॉइंट पे था, मतलब वो इस पॉइंट पे था, इसी ट्राइंगल में। ये एंगल ओमेगा टी था, ध्यान देना बेटे, ये y प्रोजेक्शन थी और ये x प्रोजेक्शन थी, ये एम्पलीट्यूड था। सो देखो y बाई ए आपका साइन ओमेगा टी है, तो y a साइन ओमेगा टी अभी निकाला था मैंने, तो y प्रोजेक्शन साइन का ग्राफ रिप्रेजेंट करती है। इसी ग्राफ में x अपॉन ए कॉस ओमेगा टी लिख सकते हो। x अपॉन ए कॉस ओमेगा टी होने का मतलब जो x एक्सिस है उसकी प्रोजेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? a कॉस ओमेगा टी। तो x प्रोजेक्शन कॉस का ग्राफ देगी। अब देखो x प्रोजेक्शन कॉस का ग्राफ दे रही है, y प्रोजेक्शन साइन का ग्राफ दे रही है। समझ में आई बात? अगर ये ऐसे ना होता, ना साइन होता ना कॉस होता, फिर कैसा होता? देखो सपोज ये सर्कल होता है ऐसे, और पार्टिकल स्टार्ट अब ओरिजिन से होता ही नहीं, पार्टिकल स्टार्ट ऐसे होता, ये होती स्टार्टिंग पोजीशन अगर t इक्वल टू 0 पे, मतलब वो ऑलरेडी किसी एंगल पे है, 0 से शुरू ही नहीं हुआ। इस एंगल को हम लिखते हैं फाई नॉट, ये कहलाता है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज। अब ये क्या चिड़िया है, जरा वापस आओ। ये जो एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं फेज एंगल। साइन के अंदर कुछ भी हो, कॉस के अंदर कुछ भी हो, इस एंगल को हम क्या नाम देते हैं? फेज एंगल, कि वो कहां पे है एग्जैक्टली। ठीक है, उससे पता लगता है। मतलब जैसे सपोज करो ये सर्कल ऑफ रेफरेंस, ये वो है, इसका सर्कल ऑफ रेफरेंस देखो, ये सर्कल ऑफ रेफरेंस है। ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 0 फेज, क्योंकि वो 0 एंगल पे। ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा π/2 फेज, क्योंकि वो टॉप पे है। ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पॉइंट, मतलब ये 180 का फेज है। ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव मैक्सिमम, तो ये 3π/2 का फेज है, और ये 2π का फेज है। तो ये बेसिकली सारी वैल्यूज ओमेगा टी की है। ओमेगा क्या है? एंगल मेड इन 1 सेकेंड। टी से मल्टीप्लाई करूं तो टोटल एंगल आता है। तो ये सर्कल अगर है तो
ये जीरो एंगल, धीरे धीरे एंगल बढ़ता जा रहा है, यहां पहुंचा तो मैक्सिमम हो गया, इधर पहुंचा तो 180 हो गया, इधर पहुंचा तो 270 हो गया, इधर वापस आया तो 360 हो गया। तो जीरो पहले था, 90 पे पहुंचा, 180 पे पहुंचा, 270 पे पहुंचा, वापस 360 पे आ गया। ये सब क्या है? फेज एंगल। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, माइंडेड ये एंगल मोशन में नहीं बनते, ये सिर्फ ग्राफ के एंगल हैं। ये जीरो फेज है पेंडुलम का, बढ़ते 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 ये 90 डिग्री पे आ गया, पेंडुलम नहीं 90 पे आया, इसका फेज 90 पे आया। ये कम होते होते 180 का फेज आया, 270 का फेज, और ये वापस 360 का फेज। ये फेज एंगल है, मतलब ओमेगा टी की वैल्यू है। तो स्टार्टिंग ही अगर वो जीरो फेज से नहीं होगी तो उसमें से कुछ इनिशियल फेज कहलाएगा, उसको बोलते हैं इनिशियल फेज, दूसरा नाम एपॉक। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो जरा ध्यान दीजिएगा, वो स्टार्ट इस पॉइंट से हो रहा है, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, है साइनोसॉइडली बट प्रॉपर साइन नहीं है। क्या है वो देखते हैं। सपोज इस पॉइंट पे देख रहा हूं तो ओमेगा टी अब मेजर होगा ये वाला एंगल, तो टोटल एंगल कितना हो गया? ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये y ये a। अब इसका ग्राफ इक्वेशन बनी y बाय ए इज साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो y आया a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है। दूसरा, अगर ये ऐसे ना हो कि नीचे से शुरू होता, मतलब यहां से शुरू होता, तब कैसा ग्राफ बनता? ग्राफ तो वैसे ही बनता, बट ये ऐसे आ जाता स्टार्टिंग। अब इनिशियल फेज नीचे की तरफ है, ये होता पूरा फाई नॉट। टी टाइम बाद सपोज वो यहां पे है, तो ये पूरा एंगल हो जाता ओमेगा टी, तो ये एंगल हो गया ओमेगा टी माइनस फाई नॉट, डिस्प्लेसमेंट ये एम्पलीट्यूड, ये हो गया साइन ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। तो इसकी इक्वेशन होती ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। ठीक है, समझ में आया? एक बार पूरे को प्रैक्टिकली समझो क्या चीज है। दोबारा ध्यान से, ये जो एसएचएम मैंने बनाया पेंडुलम वाला, ये सर्कुलर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करता हूं तो ये कहलाता है सर्कल ऑफ रेफरेंस। जितने भी मैं एंगल्स की बात कर रहा हूं वो एंगल इस पेंडुलम में नहीं है, वो एंगल कहां पे है? वो सर्कल ऑफ रेफरेंस पे है। ये जीरो फेज है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पे पहुंचा, एम्पलीट्यूड पे होता है तो क्या होता है? पाई बाई 2 फेज, पाई फेज, 3 पाई बाई 2 फेज, 2 पाई फेज, ये फेज होता है। ठीक है, मतलब एनी सिंपल हार्मोनिक मोशन, एनी एसएचएम has general form y is equal to a sin ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट। ये स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म होती है a sin ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट। इसमें y क्या है? डिस्प्लेसमेंट, a क्या है? एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और फाई नॉट क्या है? एपॉक, इनिशियल फेज। और ये पूरा एंगल फेज होगा। साइन के अंदर जो भी दिया हो वो पूरा पूरा क्या होता है? फेज एंगल। उस फेज एंगल का एक पार्ट है एपॉक, विच इज द इनिशियल फेज। समझ में आई ये सारी बात? क्लियर एकदम? अब देखो ऊपर एक हमने क्वेश्चन किया था अभी, ये रहा, इसमें एपॉक कितना था? पाई बाई 3, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। समझ में आई बात? सो बेसिकली सर्कुलर मोशन से आप क्या रिप्रेजेंट कर देते हो? आप सर्कल से रिप्रेजेंट करते हो उसकी एक्स और वाई प्रोजेक्शंस को। जो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शंस हैं वो एक एसएचएम रिप्रेजेंट करती है, जो वाई एक्सिस की प्रोजेक्शंस हैं वो दूसरा आपका प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट करती है। ये सारी बात आपको न्यूमेरिकल किए बिना क्लियर नहीं होगी। सो न्यूमेरिकल्स करने से पहले, अभी हमने पहले टॉपिक 14 पॉइंट कहां तक बोले थे? 4 तक, टॉपिक 14.4 तक पढ़ने बोले थे। वीडियो पॉज करो, सबसे पहले टॉपिक नंबर 14.5 से लेकर 14.8 तक रीड करो, वीडियो रिवाइंड करो, इन्हीं टॉपिक्स को रीडू करो,
वीडियो में पढ़ने के बाद दोबारा देखो, नहीं थोड़ा सा भी लगता है ना कि नहीं अभी पिक्चर क्लैरिटी नहीं हुई है, तिबारा देखो, चौबारा देखो, 5 बार देखो, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर उतनी बार करने में हो जाएगा, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करना इसको, ठीक है। बिना न्यूमेरिकल करे ये नहीं आएगा। अगर आप 4-5 बार कर चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, अब न्यूमेरिकल्स देखिए, चीजें बिल्कुल आयरन आउट हो जाएंगी, बिल्कुल जो थोड़े बहुत भी रिंकल्स रह गए हैं चीजों में वो क्लियर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 6, टॉपिक नंबर 14.9, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। एक एक करके मैं सारे करूंगा आपके साथ, फिर मेरे करने के बाद आप करना। पहले आप देखिए, हर टाइप का क्वेश्चन पहले मैं करूंगा। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन एंड गिव द पीरियड ऑफ ईच इफ दे आर पीरियोडिक। ओके, पहला फंक्शन बोला साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। बताओ पीरियोडिक है कि नहीं? दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियोडिक होते हैं। यस पीरियोडिक है, यस पीरियोडिक है। एंड टाइम पीरियड कितना होगा इसका? टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाय ओमेगा। ये कैसे निकला? ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओमेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड। इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है दोनों की? ओमेगा है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो 2 पाई बाय ओमेगा। फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी है, कॉस 2 ओमेगा टी साइन 4 ओमेगा टी। यस पीरियोडिक, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक हैं। और टाइम पीरियड कितना होगा? क्या बताया था मैंने? जब मल्टीपल हो नॉन हार्मोनिक होता है। अब इसमें अगर एसएचएम पूछा होता तो पहला एसएचएम था या हार्मोनिक था, सेकंड हार्मोनिक नहीं है, नॉन हार्मोनिक है, पर टाइम पीरियड होगा क्योंकि पीरियोडिक है। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? एलसीएम ऑफ द जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई बाय ओमेगा। इसका टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई बाय 2 ओमेगा, मतलब पाई बाय ओमेगा। इसका टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई बाय 4 ओमेगा, मतलब पाई बाय 2 ओमेगा। इन तीनों का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, T1 हो गया, तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाय ओमेगा। मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल तीनों का कितना हो गया? 2 पाई बाय ओमेगा। देखो, एक x है, एक x है, दूसरा x बाय 2 है, तीसरा x बाय 4 है। x बाय 2, x बाय 4 का मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल कौन सा हुआ? x। या उल्टा सोचो, जो T3 था उसको x सोच लो, तो T2 कितना हुआ? 2x। और T1 कितना हुआ? 4x। 4x, 2x और x, इनका एलसीएम क्या होगा? 4x होगा ना, मतलब पहला वाला 2 पाई बाय ओमेगा। समझ में आया? सो ये आपके पास हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा बनता है? नेगेटिव में, तो कम हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक। और फोर्थ पार्ट लॉगरिथमिक, लॉग में वैल्यू बढ़ती है, एंगल बढ़ता है, नॉन पीरियोडिक। ठीक है जी। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पहले आप एक बार दिमाग लगा लीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, बिल्कुल ऐसा है जैसा अभी मैंने किया। अगर दिमाग लगा लिया तो देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक एंड पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। तो पहला साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, ये एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, दोनों का ओमेगा सेम। सेकेंड पार्ट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओ सिंगल साइन कॉस नहीं है, मल्टीपल है, स्क्वायर है। ओके, स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। सो इट्स अ पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। दो है ना,
दो टर्म्स हैं, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक होती तो ये और दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होता तो एसएचएम होता। ठीक है, पीरियोडिक है बट एसएचएम नहीं है। इसका टाइम पीरियड कितना हो गया 2 पाई बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा, मतलब पाई बाय ओमेगा। आगे बात समझ। आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, आसान है, आप अटेम्प्ट दिमाग लगा लीजिए पहले। अगर दिमाग लगा चुके हैं तो जरा ध्यान दीजिए। आपको बोल रहा है अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय yt इज इक्वल टू 10 साइन 20t प्लस 0.5। जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर दो सारी इंडिविजुअल वैल्यूज के लिए। जनरल इक्वेशन क्या होती है, a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई फाई नॉट। आपको निकालना क्या है, सब कुछ निकालना है। तो कंपेयर करो, कंपेयरिंग करो। एम्पलीट्यूड कितना हुआ 10 यूनिट्स, आगे मीटर में बोला है क्वेश्चन में, सब कुछ मीटर में। सो एम्पलीट्यूड 10 मीटर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 20, फ्रीक्वेंसी एंगुलर है तो रेडियंस पर सेकेंड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हुआ 20 रेडियंस पर सेकेंड, इनिशियल फेज हुआ 0.5। और क्या क्या निकालना है आपको बोला, एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ओके। ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हो गया 10 बाय पाई हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी निकल गया। और बोला जी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी का, पाई बाय 10 सेकेंड्स। और बोला इनिशियल फेज खत्म, इनिशियल फेज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये था नंबर 3। आ जाते हैं फोर्थ पे। आप दिमाग लगाइए पहले, वैसा ही है जैसा अभी किया। अगर अटेम्प्ट हो चुका है तो देखिए। अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू 4 साइन 2 पाई t बाय 0.02 माइनस 1 बाय 4। ये दिया है जी। अब क्या करें, कोई बात नहीं, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं। 2 पाई अंदर ले जाओ, 4 साइन 0.02 को 2 बाय 100 लिख सकता हूं तो 50 हो गया। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 पाई टी माइनस पाई बाई 2। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई बेटे। कंपेयर करो, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस इनिशियल फेज। सो एम्पलीट्यूड आया 4 यूनिट्स कुछ दिए क्वेश्चन में, सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर को कुछ नहीं दिए होते तो यूनिट्स लिखते, मीटर होता तो मीटर लेते। 4 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई 100 पाई, सो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज 100 पाई, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 50 हर्ट्ज। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई 100 पाई रेडियंस पर सेकेंड। यूनिट ना लिखने के नंबर कटेंगे बेटा। ठीक जी, ये था नंबर 4। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है। अगर अटेम्प्ट कर चुके हैं तब देखिए इधर। अ बॉडी ऑसिलेट्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड दिया है 4 सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज। ओके, फ्रीक्वेंसी पता है, उससे ओमेगा निकलेगा। 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ये आ गया 10 पाई रेडियंस पर सेकेंड। एट टाइम t इक्वल टू 0 द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम पोजिशन। अब ध्यान दो, जब स्टार्टिंग पॉइंट पे बॉडी इक्विलिब्रियम पोजिशन पे होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 होती है, तो वो साइन का कर्व रिप्रेजेंट करता है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे बॉडी एम्पलीट्यूड पे होती तो वो क्या रिप्रेजेंट करता, कॉस का, तो ये साइन का रिप्रेजेंट करेगा। राइट डाउन द इक्वेशन। इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, तो इक्वेशन हुई y इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा 10 पाई है 10 पाई t सेंटीमीटर्स, तो y सेंटीमीटर में। समझ में आया? क्लियर? आसान लगा? आ जाते हैं 6 पे। ये मैं करूंगा, आप नहीं करेंगे। क्वेश्चन 6 पे दिमाग लगाए देखते हैं, दिमाग लगाते हैं, और क्वेश्चन 6 से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
कैसे अलग अलग टाइम निकालते हैं, सब कुछ इस क्वेश्चन में समझाऊंगा. सो पे अटेंशन वेरी केयरफुली. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है. कह रहा है पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम हैविंग टाइम पीरियड कैपिटल टी इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन. मतलब कौन सा ग्राफ बनेगा, साइन का. सेंट्रल पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो साइन, एक्सट्रीम से शुरू होता तो कॉस. इफ पार्टिकल starts from mean position then calculate time taken by particle in moving from mean position to positive extreme. देखो मेरी ना एक आदत है, मैं हर एक को ना पेंडुलम की फॉर्म में सोचता हूं. पेंडुलम की फॉर्म में सोचने से ना थोड़ा आसान हो जाता है, मेरे को जो लगता है. बाकी तुम्हारी चॉइस है, तुम जैसे मर्जी सोचो, पर मेरे को पेंडुलम की फॉर्म में सोचना थोड़ा इजी लगता है. सो अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम, टाइम पीरियड दिया हुआ है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजिशन, मतलब साइन का फॉर्म बनेगा. देन कैलकुलेट टाइम पीरियड, टाइम टेकन, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट. ओके, इट्स इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा. इस फॉर्म में होगी. ठीक है, अब जरा फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. फर्स्ट पार्ट में आपको बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन मीन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम. जरा ध्यान दीजिए, ये मीन पोजीशन होता है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम होता है. ये टाइम निकालना है, यही निकालना है ना. ध्यान से देखना, हमें यानी वो टाइम निकालना है. वी हैव टू कैलकुलेट टाइम जब उसकी डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर हो. ये दिमाग में आ गया तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. मुझे क्या निकालना है, जीरो से स्टार्ट होके एक्सट्रीम तक पहुंचा, तो मुझे वो टाइम निकालना है जब वो एक्सट्रीम पे पहुंचेगा. मतलब जब उसकी डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगी, एम्पलीट्यूड के इक्वल होगी. सो आई हैव टू कैलकुलेट टाइम एट विच डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड. राइट, आई हैव टू कैलकुलेट टाइम एट विच डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड. सो आई नीड टू कैलकुलेट टी व्हेन y इज इक्वल टू a. ओके, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी. y को डाल दो a इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी. a से a गेट्स कैंसल्ड, साइन ओमेगा टी बिकम्स इक्वल टू 1. साइन थीटा 1 कब होता है, साइन थीटा 1 होता है पाई बाई 2 पे. तो ओमेगा टी हो गया पाई बाई 2. ओमेगा हुआ 2 पाई बाई कैपिटल टी. काटो पीटो, टी की वैल्यू आ गई t/4. फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. क्लियर है, कितना टाइम लगेगा उसे जीरो से मैक्सिमम तक पहुंचने में, t/4. आप कहोगे सर ये तो हमें पहले से ही पता था, ये टाइम जीरो से t/4 होता है. बिल्कुल होता है, न्यूमेरिकल में लिख के दिखाओगे कि नहीं. एमसीक्यू हो तो सीधा टिक्का मारो, कोई दिक्कत ही नहीं है. समझ में आई बात. ओके, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं. सेकेंड पार्ट, मीन पोजिशन टू नेगेटिव एक्सट्रीम, मतलब यहां से इधर पहुंचने का टाइम, मीन टू नेगेटिव एक्सट्रीम. अब इसमें यह नहीं बोला कि स्टार्टिंग, अब स्टार्टिंग से लेकर नेगेटिव एक्सट्रीम तक का निकालना है. ये पूरा टाइम, ये वाला टाइम, जीरो से पहुंचा ये टाइम, दिस कायदे से क्या होना चाहिए, 3t/4 आंसर होना चाहिए ना, होना चाहिए ना. जीरो से मैक्सिमम t/4, t/2, 3t/4, यही होता है. वही निकलेगा अपने आप. मतलब हमें टाइम निकालना है जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो, नेगेटिव ऑफ एम्पलीट्यूड. पुट करो, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी में पुट करो, माइनस a इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, माइनस में a कट गया, साइन ओमेगा टी हुआ -1. साइन थीटा नेगेटिव कब होता है, साइन थीटा नेगेटिव कब होता है, जब थीटा कितना हो 3π/2. सो ओमेगा टी हो गया 3π/2. सो 2π/t इंटू टी हो गया 3π/2. काटा पीटा करो, सिंप्लीफाई करो, आपके पास स्मॉल टी आ जाएगा 3t/4. समझ में आ गया. थर्ड पार्ट पे चलते हैं. थर्ड पार्ट में क्या बोला, सी पार्ट था.
मीन पोजिशन टू अ पॉइंट वेयर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड। अब ये तो बोला ही नहीं पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ, तो गड़बड़ हो गई। चार ऐसे पॉइंट हो सकते हैं। देखो पहले ग्राफिकली सोचो ऐसे चार पॉइंट क्यों होंगे। मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट हाफ द एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, ये तो नहीं बोला डिस्प्लेसमेंट इज प्लस ऑफ हाफ। सो एम्पलीट्यूड यहां पे एम्पलीट्यूड का आधा, एम्पलीट्यूड का आधा डिस्प्लेसमेंट। 2 पॉइंट्स ये होंगे, 2 पॉइंट्स यहां होंगे, 4 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, सो 4 टाइम आएंगे। जीरो से मैक्सिमम वाला कौन सा होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैक्सिमम से जीरो वाला सेकंड क्वाड्रेंट। जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम वाला थर्ड क्वाड्रेंट, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। हां कि ना? मतलब हमें वो टाइम निकालना है जब डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस हाफ हो एम्पलीट्यूड का। पुट करो, प्लस माइनस हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड इज ए साइन ओमेगा टी। मतलब साइन ओमेगा टी प्लस माइनस हाफ होगा। सो 2 पार्ट्स बने, या तो साइन ओमेगा टी हाफ होगा या साइन ओमेगा टी माइनस हाफ होगा। प्लस हाफ के भी 2 ऑप्शन बने। कौन से 2 ऑप्शन? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट वाला। निकालेंगे कैसे? अब ध्यान देना, और क्या रिप्रेजेंट करेगा वो भी ध्यान देना, वो भी बताऊंगा। साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस हाफ। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, साइन ओमेगा टी हाफ कब होता है? पाई बाय साइन 30 पाई बाय 6। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ओमेगा टी हो गया पाई बाय 6। सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो ओमेगा टी हो गया पाई माइनस पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6। यहां आपकी ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल थीटा, सेकंड का पाई माइनस थीटा, थर्ड का पाई प्लस थीटा, फोर्थ का 2 पाई माइनस थीटा। प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन में करते थे ये। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। फर्स्ट के लिए थीटा, सेकंड के लिए पाई माइनस थीटा, थर्ड के लिए पाई प्लस थीटा, फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस थीटा। अब देखो फर्स्ट में जाना था सीधा पाई बाय 6 लिखा मैंने, सेकंड में जाना है पाई माइनस पाई बाय 6 विच इज 5 पाई बाय 6। अच्छा इधर भी साथ साथ ही लिख लेता हूं, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तब ओमेगा टी कितना होगा? ये हो गया माइनस साइन पाई बाय 6। तो थर्ड में जाना है तो पाई प्लस पाई बाय 6 मतलब 7 पाई बाय 6, और फोर्थ में जाना है तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6 मतलब 11 पाई बाय 6। इतनी ट्रिग्नोमेट्री याद है ना? ये ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। इसमें क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है अभी उस पर भी आ रहा हूं, टेंशन नहीं, जल्दी नहीं। ओमेगा टी पाई बाय 6 का मतलब 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी पाई बाय 6। पाई पाई कट गया, टाइम आ गया टी बाय 12। इधर से टाइम आ जाएगा 5t बाय 12। इधर से टाइम आ जाएगा 7t बाय 12। कर लोगे ना कैलकुलेट? और इधर से टाइम आ जाएगा 11t बाय 12। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है अब उस पे देखो। ये मीन पोजीशन है पेंडुलम की, ये 2 एक्सट्रीम्स हैं। मैं इनको नाम दे देता हूं। ये T1 बोल देता हूं, ये T2 बोल देता हूं, ये T3 बोल देता हूं, ये T4 बोल देता हूं। 0 से यहां तक पहुंचने का टाइम T1 है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 से फिर से यहीं पहुंचने का टाइम फिर से T2 है। फर्स्ट ये कौन से क्वाड्रेंट का? सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब ये टाइम T2 है जितना मैंने लाइन से बनाया। मतलब यहां से शुरू होके एक्सट्रीम और फिर वापस, ये पूरा टाइम T2 है, ये पूरा टाइम, ये T2 टाइम है वहीं पे अभी भी। डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड, बट जाते वक्त नहीं है, वापस आते वक्त है। तो ओमेगा टी चेंज हो गया, फेज चेंज हो गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का फेज था, ये सेकंड क्वाड्रेंट का फेज है। अब थर्ड क्वाड्रेंट के फेज के लिए ये पॉइंट, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये आधा, ये इधर, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट ये पूरा हो गया। ये T3 टाइम है। फोर्थ T4 टाइम कौन सा है? ये सेंट्रल, ये एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम, ये मिडल। तो ये वापस आते वक्त मतलब ये पूरा टाइम ए, ये पूरा टाइम T4 है। सेंट्रल से जो ये T1 टाइम हो गया इधर, और फिर वापस ये T2 टाइम हो गया, T3 टाइम हो गया, T4 टाइम हो गया। समझ में आया? तो 4 क्वाड्रेंट्स के टाइम ऐसे निकालते हैं, आगे भी काम आएगा ये अभी। ठीक है, चाहो तो इस न्यूमेरिकल को रिवाइंड करके दोबारा देखो और देखो मैंने क्या क्या चीज बोली है,
क्योंकि ये पहली बारी में तुम अगर लिख के साथ साथ नहीं करोगे, रोक रोक के वीडियो को साथ में हर पार्ट नहीं करोगे तो नहीं आएगा। लिख लिख के साथ साथ रिवाइंड करो, एक पार्ट जो मैंने किया उसको अपने हाथ से लिखो, फिर सेकंड पार्ट किया उसको अपने हाथ से लिखो, अगले को खुद कोशिश करो। जब तक आप अपने हाथ से साथ साथ वीडियो के नहीं करोगे सब नो यूज। ठीक, आ जाते हैं अगले पार्ट पे। अभी पार्ट्स खत्म नहीं हुए थे, ये तो थर्ड पार्ट। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन टू अ पोजीशन वेयर डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये क्या बात हुई भाई? स्टार्ट तो वो मीन से हुआ था, हमें ये टाइम निकालना है, ये वाला, हाँ कि ना? स्टार्ट तो वो मीन से हुआ था, तो अब क्या करो, जीरो से मीन तक का टाइम निकाल लो। जीरो से सॉरी एक्सट्रीम तक का, जीरो से एक्सट्रीम, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाला था। फर्स्ट पार्ट में निकाला था, इसका आंसर आया था t/4। फिर जीरो से सेकेंड क्वाड्रेंट हाफ डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट, मतलब ये वाला, मतलब ये पूरा टाइम ये निकाल लो, मतलब ये वाला टाइम t2 जो हमने थर्ड पार्ट में t2 निकाला। सेम स्टेप्स यूज होंगे। आप क्या करोगे, कर देता हूं, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t लिखोगे, y हो गया हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। a से a कट गया, बच्चे क्या करते हैं सीधा π/6 लिख देते हैं। नहीं, आपको वापस आते वक्त वाला चाहिए, क्योंकि आपको क्या निकालना है, एक्सट्रीम से यहां तक का टाइम, ये टाइम। तो ये वाला कौन सा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो आप जीरो से ये टाइम निकालो, जीरो से ये टाइम निकालो, और जीरो से एक्सट्रीम का माइनस कर दो, बीच का टाइम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सो जीरो से एक्सट्रीम हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया था, जीरो से ये वाला टाइम सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो एंगल यूज होगा π - π/6, 5π/6 ओमेगा 2π/t इंटू टी। तो ये टाइम कितना आया था, t/12, 5t/12, जो कि हमने यहां सेकंड पार्ट में निकाला था। तो रिक्वायर्ड टाइम कितना हो गया, 5t/12 में से t/4 माइनस कर दोगे, सो ये आ गया 2t/12 t/6। समझ में आई बात? अगला फिफ्थ पार्ट, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी टू नेगेटिव एक्सट्रीमिटी। ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी टू नेगेटिव एक्सट्रीमिटी। ये टाइम निकाला था हमने सेकंड पार्ट में, और ये टाइम निकाला था फर्स्ट पार्ट में। जीरो से पॉजिटिव एक्सट्रीम निकाला था, जीरो से पॉजिटिव एक्सट्रीम फर्स्ट पार्ट में निकाला था, इसका आंसर आया था t/4। जीरो से नेगेटिव एक्सट्रीम का निकाला था सेकंड पार्ट में, इसका आंसर आया था 3t/4। सो पॉजिटिव टू नेगेटिव एक्सट्रीम का कितना हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 3t/4 में से t/4 सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ गया t/2। समझ में आई बात? तो ये सारा खेल है इसका, कौन सा कहां पे है, ये एग्जैक्ट पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा क्वाड्रेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, कभी गलती नहीं होगी। साइन के लिए कैसे चलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। दोबारा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कॉस अगर होता फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, देखो साइन में राइट साइड मैंने पॉजिटिव, ये वाली साइड मैंने पॉजिटिव ली है, पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में भी कॉस साइन पॉजिटिव है, साइन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। कॉस फर्स्ट में पॉजिटिव है, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में फिर से पॉजिटिव। आया ट्रिग्नोमेट्री पूरी यूज। फर्स्ट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब सेंट्रल से इस तरफ, सो ऑलरेडी वो डिस्प्लेस्ड होता है कॉस में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव। साइन होता फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कॉस होता फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हमेशा ये दिमाग में रखो, कभी कोई गलती नहीं होगी। और हमेशा मेरे को पेंडुलम अच्छा लगता है, तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे कुछ भी कंसिडर कर लो। समझ में आई बात? ये था नंबर 6। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 7 कह रहा है अ पार्टिकल परफॉर्म्स SHM बिटवीन 2 पॉइंट्स 0.2 मीटर अपार्ट विद अ पीरियड ऑफ 10 सेकेंड्स। 2 पॉइंट्स है जी, 0.2 मीटर दूर, इन दोनों के बीच में SHM हो रहा है। अच्छा, दोनों एक्सट्रीम्स दिए हुए हैं, मतलब ये एम्पलीट्यूड का डबल हो गया ना, एम्पलीट्यूड हो गया 0.1,
मीटर। देखो पार्टिकल है, इधर भी एसएचएम, ये एसएचएम हो रहा है पार्टिकल का, जैसे स्प्रिंग का होता है। तो दो एक्सट्रीम्स के बीच का डिस्टेंस मीन से इधर और उधर, तो इधर भी एम्पलीट्यूड इधर भी एम्पलीट्यूड, तो ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड दिया हुआ आपको 0.2, तो एम्पलीट्यूड कितना दे दिया 0.1। सो एम्पलीट्यूड आपको दिया है जी 0.1, नंबर कौन सा, 7th। टाइम पीरियड दिया है जी 10 सेकेंड्स। हाउ फार विल द पार्टिकल बी इन 1 सेकेंड आफ्टर लीविंग द मिड पॉइंट, मिड पोजिशन। जब मिड पोजिशन यूज कर रहे हैं तो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, साइन की। तो इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, मतलब इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0.1 साइन ओमेगा 2 पाई बाई 10, मतलब पाई बाई 5 इंटू टी, ये इसकी इक्वेशन हो गई। अब आपको पोजीशन निकालनी है जब टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड, यही बोला क्वेश्चन में, पढ़ो इंग्लिश। यू हैव टू फाइंड द पोजीशन व्हेन टाइम इज 1 सेकेंड। तो y निकालना है 0.1 साइन पाई बाई 5 इंटू टी की जगह आ गया 1, पाई बाई 5 मतलब 32 डिग्री, सॉरी 36 डिग्री, साइन 36 टेबल में देख सकते हो, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, ये था नंबर 7। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर अटेम्प्ट हो गया है तो देखिए, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x is equal to 5 sin pi t, where x is in centimeter. How long will the particle take to move from the position of equilibrium position to the position of maximum displacement? मतलब आपको क्या चाहिए, टाइम निकालना है जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो 5, isn't it? So 5 is equal to 5 sin pi t, कट गया 90, 1 हो गया ओमेगा पाई टी, पाई पाई कट गया, टाइम आ गया हाफ सेकेंड, मतलब 0.5 सेकेंड्स। पहले वेरिएबल्स की फॉर्म में किया था, नंबर आ गया। लॉजिक क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 2 सेकेंड्स। ओके, टाइम पीरियड दिया है जी 2 सेकेंड्स। आफ्टर हाउ मच टाइम विल द डिस्प्लेसमेंट विज हाफ द एम्पलीट्यूड? सिंपल। अब क्वेश्चन में बोलना चाहिए था शॉर्टेस्ट टाइम, तो सबसे पहला, वैसे 4 आंसर आते। So displacement is half the amplitude, a sin omega t, pi by 6 is equal to 2 pi by t, t कितना है 2 seconds into t, pi pi कट गया, t आ गया 1 by 6 seconds। इजी था, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट हो गया है तो देखिए, आपको बोला y इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। इसका एम्पलीट्यूड निकालो। अभी मैंने बताया था a साइन थीटा प्लस b, a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी को कैसे सॉल्व करते हैं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। सो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, लिख सकते हैं। सो लेट 3 by 5 इज cos phi एंड 4 by 5 अपने आप बन गया sin phi। तो आपके पास आया है ये 5 sin ओमेगा टी प्लस 5। तो इसका ये एम्पलीट्यूड हो गया, तो इसका एम्पलीट्यूड का आंसर आया 5। आगे क्या यूनिट्स कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला, तो 5 यूनिट्स। ठीक है जी, ये था नंबर 10। आ जाते हैं क्वेश्चन 11 पे। पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए क्वेश्चन 11। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री पे बेस्ड है। आपको डिस्प्लेसमेंट बोला है 4 cos स्क्वायर हाफ टी साइन 100t। कहता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकालो क्या होंगे। ओके, स्क्वायर हटाते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस cos 2 थीटा। एक 2 बच गया, 1 प्लस cos 2 थीटा मतलब t इंटू साइन 100t। इतनी ट्रिग्नोमेट्री आती है ना, ब्रैकेट ओपन करो, 2 साइन 100t प्लस 2 साइन 100t cos t। आगे वाले में 2 साइन ए cos b लगाओ। 2 साइन ए cos b क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये आ गया 2 साइन 100t साइन ए प्लस बी साइन 101t
प्लस साइन ए माइनस बी साइन 90 मतलब वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने आ गए, 2 साइन 100t साइन 101t साइन 90 इट इज पीरियोडिक बट इट इज नॉट हार्मोनिक। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आपसे होगा नहीं, मैं करता हूं। पहले फर्स्ट पार्ट करूंगा फिर सेकंड पार्ट करना। फर्स्ट पार्ट कह रहा है फिगर डिपिक्ट्स टू सर्कुलर मोशंस। ओके, द रेडियस सर्कल पर सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, थोड़ा क्लैरिटी नहीं है बट कोई बात नहीं, मैं बना देता हूं दोबारा डायग्राम। एक सर्कल पहले दिया ये वाला, इस सर्कल में क्या क्या चीजें हैं वो मैं मार्क कर देता हूं। दिस इज वाई एक्सिस। क्वेश्चन डायग्राम क्लियर नहीं है थोड़ा, वाई और एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर दी। दिस इज पोजिशन एट t इक्वल टू 0, ये पोजिशन है टाइम 0 पे, ऐसे मूव कर रहा है। ये एंगल 45 डिग्री दिया है, एम्पलीट्यूड a बोला है लेने को, टाइम पीरियड 4 सेकेंड्स दिया है, मतलब ओमेगा कितना हो गया 2π/4 माने π/2 रेडियंस पर सेकेंड। पहले मैं करूंगा एक, सेकेंड पार्ट आपसे करूंगा, डायग्राम दोबारा बना दूंगा, उसका क्लियर बना दूंगा। सो ये आपको दिया हुआ है, आपको बोला ऑब्टेन द एसएचएम इक्वेशंस ऑफ एक्स प्रोजेक्शन। वाई प्रोजेक्शन नहीं निकालना, एक्स प्रोजेक्शन निकालना है। ओके, जो मैंने रेड से लिखा और जो ब्लैक से बनाया ये सब क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं ग्रीन से जो करूंगा वो मैं कर रहा हूं। यहां से परपेंडिकुलर डालो किसी भी टाइम पे, यहां से नहीं, ओरिजिन पी पॉइंट से नहीं, पी तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था। किसी भी टाइम पे आफ्टर टाइम टी पार्टिकल सपोज यहां पे आ गया, तो ये ए यहां पहुंच गया, तो ये एंगल हो गया ओमेगा टी। हाँ कि ना? एक्स प्रोजेक्शन अगर बनाऊंगा तो ये नीचे आ गया एक्स, और ये एम्पलीट्यूड एक्स अपॉन ए कितना हुआ, कॉस ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना, इजी है, वैल्यू पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए कॉस ओमेगा की वैल्यू π/2 टी प्लस π/4, खत्म हो गया जी। जैसे वो वहां पे मैंने प्रूफ कराए थे बिल्कुल वैसे ही करना है, कुछ नहीं और करना। कोई भी एक टाइम लो, कोई भी एक पॉइंट लो, उस पॉइंट पे टाइम टी, तो एंगल वहां स्टार्टिंग पोजीशन से वहां तक एंगल कितना हुआ ओमेगा टी, ट्राइंगल बना के खत्म करो। सेकंड पार्ट देखो, बना रहा हूं डायग्राम बोर्ड स्क्रीन पे। ये सर्कल दिया हुआ आपको, इस सर्कल में वैल्यूज दिए बेटा, टाइम पीरियड 30, दिस इज द पोजिशन एट टी इक्वल टू 0 और एम्पलीट्यूड दिया है बी। पहले आप दिमाग लगा लो इस पे, वीडियो पॉज करो, आप दिमाग लगाओ। अगर दिमाग लगा चुके हो तो देखना, टाइम पीरियड पता है तो ओमेगा कितना हो गया 2π/30 माने π/15 रेडियंस पर सेकेंड। निकालना एक्स प्रोजेक्शन ही है। टी टाइम के बाद सपोज मैं यहां पे आ गया, तो ये एंगल हुआ ओमेगा टी, मानते हो बेटा? ये पोजीशन है किसी भी टाइम पे, यहां से परपेंडिकुलर डालो, ये ओमेगा टी तो ये ओमेगा टी, ये एक्स प्रोजेक्शन, लगाओ फॉर्मूला, इसको एक्स लोगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, माइनस एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज बी, ये हो गया माइनस एक्स परपेंडिकुलर है तो वो हो गया साइन ओमेगा टी। ठीक है, समझ में आ गया? तो x कितना हो गया माइनस बी साइन ओमेगा टी। साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, यहां पे भी छोड़ सकते हो, कॉस 90 माइनस ओमेगा टी, माइनस अंदर ले जाओ, बी कॉस ओमेगा टी माइनस π/2, ये भी आंसर हो सकता है। ओमेगा की वैल्यू डालो, पी कॉस π/15 टी माइनस π/2, आपकी चॉइस है, आप यहां पे भी छोड़ सकते थे पर जनरली बाहर माइनस नहीं छोड़ते। ठीक है,
तो माइनस अंदर ले जाना पड़ेगा। अब माइनस ओमेगा टी भी नहीं रखते, ओमेगा टी भी पॉजिटिव रखना होता है, तो इसीलिए हमने पहले कॉस में चेंज किया और फिर माइनस अंदर लेके गए। तो ये फॉर्म आपके पास बन गई इसके एक्स प्रोजेक्शन की। सो एक्स प्रोजेक्शन अगर इस साइड है तो माइनस लोगे, क्योंकि देखो सिंपल बात है, मैं अगर सीधा दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ कर देता तो आंसर गलत होता, क्योंकि उसको वैल्यू बाय ट्राइंगल हमने बना लिया ना, तो पॉजिटिव लेंथ चाहिए होंगी, तो ऑलरेडी नेगेटिव है, माइनस लगाने से वो वैल्यू वाइज पॉजिटिव बन जाएगा। सो अगर राइट साइड पे प्रोजेक्शन लेनी होती है तो वो प्लस एक्स लेते हैं, लेफ्ट साइड पे लेनी होती है तो माइनस एक्स। इसी तरह अगर कभी बाई चांस वाई प्रोजेक्शन लेनी हो, ऊपर की तरफ वाई प्रोजेक्शन लोगे तो प्लस वाई, नीचे की तरफ वाई प्रोजेक्शन लोगे तो माइनस वाई। इसी क्वेश्चन में नहीं गिवन, इसी क्वेश्चन में सपोज वाई प्रोजेक्शन भी बोला होता, सपोज बोला होता, तो ये बन जाता y बाय ए इज साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, खत्म हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें बोला होता तो ये y बाय बी इज, इसमें बेस होता कॉस ओमेगा टी, तो y हो जाता सीधा b कॉस ओमेगा टी। इसमें हम चेंज ही नहीं करते। समझ में आ गया? बाहर माइनस साइन नहीं है, हमें कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर? सो दैट्स द वे टू डू इट। अब आज का काम सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है आज का। क्या काम है आपको? रीडू थ्योरी एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार करनी है आपको, कम से कम 2 बार इन राइटिंग, लिखत में। दूसरा, डू न्यूमेरिकल्स ट्वाइस, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 6, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी? सो ये था आपका बेसिक ऑफ ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इंट्रोडक्शन। ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच।